फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और आपके YouTube चैनल पे। आज तो ऐसे महाशिवरात्रि का दिन है, तो एक बार हर हर महादेव का नाम ले लीजिए। हम बनारसी हैं गुरु, हम पर भोलेनाथ का साया है। हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। क्योंकि ऐसे भी मैं महादेव का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप देख सकते हो, ये देख लो, एक तो आपको यहाँ पे महादेव दिख जाएंगे, एक आपको यहाँ पे महादेव दिख जाएंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। तो महादेव का फैन होने के साथ साथ अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट कर रखा है। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसका मतलब है कि हम चैप्टर नंबर 5 को शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 11th के हिस्ट्री का मैराथन है, 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने स्किप करके वीडियो ना देखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं, सारा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे 7 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन लेके आया हूं। इसका मतलब आप समझ लो कि 35 क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों को ये भी मन में प्रश्न हो रहा होगा कि कैसे आप कह रहे हो कि 35 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे इस चीज का जो नजारा है वो पहले पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में देख रखा है कि मैंने वहां पे हर एक चैप्टर से 5-5 प्रश्न दिए और 100 में 100% क्वेश्चन मेरे वीडियो में आप मिला लेना, आपको वहीं से पाएगा मिला था। तो इस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से आपको करना है। सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है क्योंकि डिटेलिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है। डिटेलिंग करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर से 2 नंबर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन निकलते जाते हैं। तो आइए हम अब अगले चैप्टर का, कौन से चैप्टर का, 5वां चैप्टर। तो 5वें चैप्टर में हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है पुनर्जागरण क्या था और यह यूरोप में कैसे शुरू हुआ। पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और यह यूरोप में कैसे। तो जैसा कि प्रश्न आपको कह रहा है कि पुनर्जागरण क्या था और यह यूरोप में कैसे शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि पुनर्जागरण क्या था। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, पुनर्जागरण होता क्या है। तो देखिए पुनर्जागरण क्या था, ये हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन था। पुनर्जागरण का मतलब है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में, बीच में किस चीज के बीच में आंदोलन हुआ, किस चीज को लेके आंदोलन हुआ, तो बौद्धिक, सांस्कृतिक और कला को लेके आंदोलन हुआ। यह शब्द लैटिन से बना हुआ है, मतलब हमें पता है कि बहुत सारे शब्द जो है हमारे या तो ग्रीक भाषा से लिया गया या लैटिन भाषा से लिया गया। तो हमारे पास जो पुनर्जागरण शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। यह शब्द लैटिन से बना हुआ है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना, दोबारा जन्म लेना, यही पुनर्जागरण था। इस युग में यूरोप ने प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता की विचारधारा को फिर से अपनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप के जो वासी थे, जो बसिंदे थे, जो वहां के नागरिक थे, उन्होंने रोमन सभ्यता की विचारधारा, रोम के अंदर जो नियम कानून संस्कृति थी, इसको दोबारा फिर अधिग्रहण किया, एब्जॉर्ब किया। ज्ञान, कला, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति भी की। इन चीजों को लेके पुनर्जागरण के बाद जब इन्होंने रोम के नीति, नियमों, कानूनों, संस्कृतियों को जब एक्सेप्ट किया फिर से पुनः, तो इनका विकास और भी ज्यादा तेजी से हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा इसमें है मानवतावाद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मानवतावाद, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मनुष्य और उसके बौद्धिक विकास पे जोर दिया गया। ईश्वर केंद्रित कहने का मतलब है कि ईश्वर के साथ जो पहले नियम कानून बंधे हुए थे, उस दृष्टिकोण से हटकर इंसानों ने अपनी सोच बुद्धि को लेकर अपने दिमाग को लगाया और विकास किया। इसके अलावा है कला और वास्तुकला में नवाचार। नवाचार मतलब अपग्रेड, नई नई चीजें, यथार्थवादी चित्रकला, परिप्रेक्ष्य का विकास और महान कलाकारों का यहाँ पे रचनाएं देखने को मिलता है। इसमें आपको लियोनार्डो दा विंची का नाम आएगा। उसके बहुत सारे मोनालिसा की जैसी पेंटिंग है, तो वो उनका कला का ही एक प्रतीक है। इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे विज्ञान और खोजों का युग। तो देखिए कॉपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इसी समय में
बहुत बड़े बड़े विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर खोज किया। न्यूटन को कौन नहीं जानता, गैलीलियो को कौन नहीं जानता। तो ये सब जो थे प्रकांड पंडित टाइप के लोग, जिन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन सभी चीजों में, खगोल विज्ञान में बहुत सारी अपने ज्ञान बिंदु को फैलाया, वो उसी समय की बात है। छपाई के अंदर भी क्रांति आई। जोहान्स गुटेनबर्ग, ये भी आप नाम जानते हो, इन्होंने छपाई मशीन के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया, प्रिंटिंग प्रेस को आम नागरिकों तक पहुंचाया। धार्मिक सुधार भी हुए, चर्च की शक्ति को चुनौती दी गई और प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन शुरू हुआ। चर्च के जितने भी मनमाने तरीके थे, कानून थे, नियम थे, इनमें भी कई प्रकार के सुधार को देखा गया और लोगों ने अपने मानसिकता, बौद्धिकता के आधार पर अपने आप को प्रगति के रास्ते पे लाया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ, ये भी प्रश्न है हमारे पास। अभी तक तो हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यूरोप के अंदर पुनर्जागरण कैसे हुआ? तो इटली में पुनर्जागरण का जन्म, पहले हम इटली से शुरुआत करते हैं। इटली के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई। इटली के शहर फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, मिलान, ये सब इटली का प्रमुख शहर है। यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली में रोमन साम्राज्य के अवशेष थे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रोम का मतलब मदर वाला आप कहिए स्थान, जहां पे जन्म स्थान था, रोमन साम्राज्य का जन्म वाला स्थान ही इटली था। तो वहां पे उसके अवशेष थे, कुछ नियम कानून, संस्कृति बची हुई थी, जिससे प्राचीन ज्ञान के पुनर्खोज आसान हुई। पहले की चीजों को और ज्यादा खंगाला गया, ढूंढा गया। धनी व्यापारी वर्ग जैसे मेडिची परिवार ने कलाकारों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया। जो पैसे वाले परिवार थे, धनी परिवार थे, उन्होंने कलाकारों को, संगीतकारों को प्रोत्साहित किया, उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला बुलंद किया गया। इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां जोरों पर थी, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। जब व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो इससे वहां की संस्कृतियां यहाँ आती थी, यहाँ की संस्कृतियां वहां जाती थी, तो संस्कृतियों का भी आदान प्रदान इस समय में बहुत हुआ है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम मानवतावाद के उदय की बात कर ले, क्योंकि इंपोर्टेंट रहेगा। यूरोपीय विचारकों ने ईश्वर केंद्रित सोच से हटकर मनुष्य की क्षमता, तर्क और उपलब्धियों पर ध्यान देना शुरू किया। ये नहीं कि सब कुछ ईश्वर ही करेगा, हम ईश्वर पे आधार पे छोड़ दिए कि हाँ भगवान जो करेगा था, नहीं। इन लोगों ने अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अपने मेहनत, अपने गुण, अपने तरीके, स्किल्स को डेवलप किया और फिर इसके अंदर उन्होंने अपने आप को विकास भी किया है। दांते, पेट्रॉक और बाकोचियो जैसे लेखकों ने साहित्य में मानवता की भावना को बढ़ावा दिया। बहुत सारे उस समय के अव्वल किस्म के मतलब कि आप कह लीजिए कि जानकार जो थे, उन्होंने अपने लिखने की कला के माध्यम से इन लोगों के स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया, हौसला बुलंद किया। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक क्रांति और नवाचार। निकोलस कॉपरनिकस ने सौर मंडल का नया सिद्धांत, सूर्य केंद्रित प्रणाली दिया, जिससे लोगों के अंदर विकास हुआ। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का उपयोग करके खगोलीय खोजों की चिकित्सा और शारीरिक रचना विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब नए नए ज्ञान को प्रदर्शित किया लोगों के बीच में। खगोल विज्ञान दिया, चिकित्सा विज्ञान दिया, साइंस दिया। इससे लोगों के आगे बढ़ने का अवसर और सुदृढ़ होता गया, मजबूत होता गया, उनके हौसले बुलंद होते गए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का प्रभाव क्या था? देखिए, कला और साहित्य में क्रांति सबसे पहले नंबर पे आएगा। लियोनार्डो द विंची, जो मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे प्रिंट के लिए या फिर कह सकते हैं पेंटिंग के लिए इनको जाना जाता है, और माइकल एंजेलो, जो सिस्टीन चैपल की पेंटिंग जैसे कलाकारों ने यथार्थवादी कला विकसित की। शेक्सपियर ने नाटक और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मतलब सभी लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है पुनर्जागरण के अंदर, क्योंकि पुनर्जागरण ऐसे नहीं हुआ। इतनी लंबी पद्धति को फिर से चालू करने के लिए उस समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इसमें अपना समर्थन दिया। धार्मिक सुधार भी देखेंगे। मार्टिन लूथर ने 1517 में चर्च की आलोचना की, चर्च के सिस्टम को आलोचना किया। पादरी, पॉप जितने भी थे, उनके बनाए गए नियमों का आलोचना किया, लोगों को समझाया ये गलत है, इनके बातों पे मत चलो, इनके नियमों पे मत चलो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देख रहे हैं। प्रोटेस्ट भी वहां पे हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शाखाओं का जन्म हुआ। मतलब यहाँ ईसाई धर्म में भी दो शाखाएं बन गई। ईसाई धर्म विभाजित हुआ दो अलग अलग भागों में। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है,
पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए। इसमें हम आपको चर्च कैसे या फिर आपके ईसाई धर्म कैसे दो भागों में बटा है इसके बारे में भी बताएंगे। पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी से पहले भी हमने डिस्कशन किया है। इसमें कला, साहित्य और विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव है, बहुत तरह के बदलाव देखने को मिला। यह युग प्राचीन ग्रीक और रोमन विचारों के पुनर्जन्म के साथ साथ नवीन प्रयोग, मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। ये ईश्वर के ऊपर आधारित नहीं थे, इन्होंने खुद के बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, खुद के स्किल्स को डेवलप करके, खुद के विज्ञान के क्षेत्र में भी, दूरबीन के क्षेत्र में देख लीजिए, न्यूटन के लॉ को देख लीजिए, जिससे इनका विकास आगे की ओर बढ़ा। कला के प्रमुख परिवर्तन को देख लीजिए, यथार्थवाद और परिप्रेक्ष्य। मध्ययुगीन कला में धार्मिक प्रतीकों और कठोर आकृतियों का प्रयोग होता था, बड़े ही टफ डायग्राम का उपयोग होता था, जबकि पुनर्जागरण कला अत्यधिक यथार्थवादी और त्रियामी बन गई। चित्रों में गहराई और प्रकाश छाया का प्रभावशाली उपयोग है। पहले भी जो डायग्राम बनते थे या मूर्ति बनती थी उसमें इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन जब प्रिंटिंग आया, जब दूरबीन आया, जब साइंस में बदलाव आया, जब कलर्स आए, तो इनके चित्रों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रमुख कलाकार और उनकी कृतियां। उस समय के जो प्रमुख कलाकार थे और उनकी कृतियां थी, इसके बारे में जान लेते हैं। कलाकार में लियोनार्डो दा विंची आते हैं प्रमुख के रूप में। मोनालिसा द लास्ट सफर का इन्होंने निर्माण किया था। विशेषता था इसका यथार्थवाद, शरीर संरचना का सटीक अध्ययन। मानव के शरीर के संरचना का कैसे अध्ययन होगा, इसके लिए इन्होंने यह फोटो बनाई थी। माइकल एंजेलो, डेविड सिस्टीन चैपल की छत, उत्कृष्ट मूर्ति कला, धार्मिक और मानवीय चित्रण, मतलब कि मूर्ति कला के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया और मानव के स्वभाव का चित्रण भी इसमें दिखाया गया है। राफेल है, स्कूल ऑफ एथेंस, परिप्रेक्ष्य और संतुलित संरचनाएं, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में संतुलित संरचनाएं होंगी, इसको लेके इन्होंने अपना उपदेश दिया है। डोनाटेलो, ये ब्रांज डेविड पहली स्वतंत्र खड़ी मूर्ति, एक इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया, मूर्ति बनाया जो स्वतंत्र रूप से खड़ी थी, मतलब इस तरह से उसको बैलेंस किया गया जिससे दुनिया को यह दिखाया जाए कि हमारी संरचनाएं, हमारा विकास संतुलन से कैसे हो सकता है। तो ये हमारे प्रमुख कलाकार थे। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नए तकनीकी नवाचार। अब देखिए, नए तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी और उसके माध्यम से ग्रो होना। तेल रंगों का उपयोग अधिक हुआ। तेल रंगों मतलब कि अब पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए अभी के समय की तरह तो बहुत ज्यादा तकनीक नहीं था, लेकिन वो तेल से बने रंगों का उपयोग अधिक करते थे जिससे रंगों में अधिक गहराई जारी हो सके या दिखे। अब देखिए, कोई भी पेंटिंग अगर बनेगी, कोई भी डायग्राम आप बनाते हो, तो उसके लिए कलर का होना जरूरी है ताकि उस पेंटिंग में एक जीवंत आपको परछाई नजर आए। इसके लिए ये तेल रंगों का उपयोग करते थे। फ्रेस्को पद्धति की बात करें तो दीवारों और छतों पर पेंटिंग करने की तकनीक विकसित हुई। दीवारों को कलरफुल बनाना, उसके ऊपर पेंटिंग बनाना, मूर्तियां लगाना, ये सब फ्रेस्को पद्धति के माध्यम से हुआ। धर्म से हटकर मानवतावाद की अगर हम बात करें तो साहित्य ने चर्च प्रधान विषयों की जगह मनुष्यों के अनुभव, भावनाओं और स्वतंत्र चिंतन पर जोर दिया। इससे क्या हुआ, ग्रीक और रोमन लेखक जैसे प्लेटो, सिकेरो के कार्यों का अध्ययन बढ़ा। धर्म से हटकर मानवतावाद का मतलब क्या है कि पहले जो चर्च के पादरी वगैरह कहते थे, पॉप वगैरह कहते थे, वही लोग समझते थे, वही लोग मानते थे। लेकिन आगे चलकर इन्होंने क्या किया, मनुष्य के एक्सपीरियंस, उनकी भावनाओं और उनके सोचने के तरीकों के ऊपर जोर दिया और उसी से फिर ये अपने कार्यों को आगे बढ़ाते थे, जिसमें उस समय के जो महान लेखक थे प्लेटो, सिकेरो और इनके कार्यों का उस समय अध्ययन किया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां। फिर से है तो देखिए, साहित्यकार थे दांते, डिवाइन कॉमेडी, इटालियन भाषा के लेखक, नर्क और स्वर्ग का वर्णन किया, अच्छाई और बुराई का वर्णन किया। इसके बाद है हमारा जियोवानी बोक्केचियो, द डोकमेरॉन, इनके द्वारा लिखा गया मानवीय स्वभाव और मतलब मानव के स्वभाव के लेके, मानव के मनोवैज्ञानिकता को लेके, उनकी संरचना को लेके, उनके व्यवहार को लेके इन्होंने किताबें लिखी। मैगुएल टी सर्वेंटेस, डॉन किक्सोट, ये इनका रचना है। आधुनिक यूरोपीय उपन्यास की शुरुआत, मतलब उपन्यास, आप लोगों ने शायद उपन्यास नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं भी अपने जीवन में कई सारे उपन्यास को पढ़ा। एक मोटी सी किताब होती है, उसमें एक लंबी सी कहानी होती है, इसकी शुरुआत यहीं से हुआ। विलियम शेक्सपियर, इनका नाम आपने सुना होगा।
हैमलेट, रोमियो और जूलियट जैसे, आज भी रोमियो और जूलियट की कहानी प्यार मोहब्बत में बहुत सुनाई जाती है। तो ये सब विलियम शेक्सपियर की रचना है। गहरी मनोवैज्ञानिक समझ और मानवीय संवेदनाओं को इन्होंने दिखाया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मुद्रण क्रांति। मुद्रण क्रांति की अगर बात कर लें तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 में मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया, जिससे किताबें सस्ती हुई, व्यापक रूप से उपलब्ध हुआ, शिक्षा और विचारों का प्रसार तेजी से हुआ। क्या हुआ? मुद्रण क्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रण क्रांति से पहले लोग जो पुस्तकें लिखते थे, उस पुस्तकों को अब कितना व्यक्ति पुस्तकों को लिखेगा और कितने व्यक्तियों के लिए लिखेगा। तो जब ये छपाई का कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो उसी पुस्तक की कई सारी प्रतिलिपियां छपने लगी, जिससे आम लोगों के पास भी पुस्तकें पहुंच पाती थी। वैज्ञानिक पद्धति और प्रयोगवाद। अब इसमें क्या हुआ? विज्ञान को चर्च के नियंत्रण से निकालकर तर्क और प्रयोग पर आधारित बनाया गया। अब ये चर्च के रूल नियम कानून से नहीं चलते थे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्वभाव से, अपने चिंतन से ये कार्यों को करते थे। फ्रांसिस बेकन और रॉजर बेकन ने वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया, लोगों के बीच में वैज्ञानिक तरीकों को फैलाया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। अब हम प्रश्न नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है मानवतावाद की अवधारणा क्या थी और यह यूरोपीय समाज को कैसे प्रभावित करती थी। तो सबसे पहले तो हम मानवतावाद के बारे में समझ लेते हैं। मानवतावाद पुनर्जागरण काल का एक बौद्धिक आंदोलन था। दिमाग से सोच के, स्किल्स को डेवलप करके, साइंस के हिसाब से काम करना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना इस समय की सबसे खास विशेषता थी। इसमें जो मनुष्य की गरिमा, तर्क, स्वतंत्रता और उसकी क्षमताओं को केंद्र में रखता था। मनुष्य के, ये पॉप और पादरी के हिसाब से नहीं चलते थे, मनुष्य के चिंतन, मनुष्य के सोचने की क्षमता, उसके इज्जत, प्रतिष्ठा, सामाजिक संरचनाएं, इन सबको वो ध्यान में रख के काम करता था। इसमें प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों के अध्ययन को पुनर्जीवित किया गया। जो पहले रोमन जो ग्रंथ लिखे हुए थे इटली के अंदर, उसको लेके उनसे विचारों को निकाला गया और धार्मिक कट्टरता से हटकर तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। तो पहले धर्म को लेके जो कट्टरता था, अपने अपने धर्म को लेके, जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, अपना धर्म सबसे महान, बाकी धर्म सब बेकार है। तो ऐसे कट्टरता से हटकर इन्होंने आपस में एक सामंजस्य बनाया, बैलेंस बनाया और उसके हिसाब से काम करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण। ईश्वर केंद्रित विचारधारा के बजाय मनुष्य की क्षमता, ज्ञान और उपलब्धियों पर जोर दिया। कई बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है। शिक्षा और ज्ञान का पुनर्जागरण हुआ। विज्ञान सहित कला और दर्शन में लोगों की रुचि बढ़ी, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, किताबें आने लगी, जानकारियां हासिल करने लगे। स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। चर्च की कट्टरता से हटकर तर्क, प्रश्न और प्रयोग पर जोर दिया। पहले क्या होता था कि चर्च के जो पॉप या पादरी या फादर जो कहते थे उसी को लोग मानते थे, जो वो समझाते थे उसी को समझते थे, राजा को भी जो कहता था राजा भी वही मानता था। लेकिन अब लोग अपने विचारों पे काम करने लगे। व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत सोच, उपलब्धियां और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। अब लोग अपने हिसाब से भी कार्यों को कर सकते थे। हमें ये सोच में अच्छा लग रहा है कि हमें ये व्यापार करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। पहले व्यापार करने के लिए, बच्चे का नाम डालने के लिए, रखने के लिए, विवाह करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए सब पादरियों पर आधारित था। वो जैसा कहते थे वही करते थे, राजा भी वही करता था जो पादरी वर्ग कहते थे। प्राकृतिक संसार की खोज हुई। अब देखिए, दुनिया को तर्क, अनुभव और विज्ञान के माध्यम से समझने की प्रवृत्ति बढ़ी। दुनिया के लोगों को विज्ञान के हिसाब से, तर्क के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से, खगोल विज्ञान के माध्यम से लोगों को समझना और बुझना लोग शुरू कर चुके थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मानवतावाद के प्रमुख विचारक और उनका योगदान। मानवतावाद के प्रमुख विचारक में पेट्रॉक आते हैं, सॉन्टेस्क्यू, लारा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। योगदान, मानवतावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रीय साहित्य का पुनर्जागरण करने वाले यही थे। बोक्काचियो, अब ये द डेकामेरॉन जैसे उपलब्धियों को लिए जाने जाते हैं। सामाजिक यथार्थवाद और मानवीय स्वभाव का चित्रण बनाते थे, मतलब चित्र बनाते थे। एरास्मस, अब देखिए, इस इन फ्रेज ऑफ फॉली, धार्मिक अंधविश्वासों की आलोचना और शिक्षा पर बल। जो धर्म को लेके, भूत पिशाच, भगवान के ये कृतियां, इसके अंधविश्वासों को हटाते थे और इंसानों के अंदर नई सोच लाने की कोशिश करते थे। थॉमस मोर, यूटोपिया, आदर्श समाज की कल्पना और राजनीतिक मानवतावाद के ऊपर इनकी कृतियों के लिए इनको जाना जाता है। निकोलो मिकियावेली, द प्रिंस,
राजनीति में यथार्थवाद, शक्ति और नैतिकता पर विचार, अच्छे गुण, अच्छे डेवलपमेंट को लाने के लिए ये जाने जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। शिक्षा और बौद्धिक विकास की अगर हम बात करें तो ग्रीक और रोमन ग्रंथों का पुनः अध्ययन हुआ। जो रोमन के लिखे हुए ग्रंथ थे पुराने, जो ग्रीक के लिखे हुए ग्रंथ थे, इनका अध्ययन होना शुरू हुआ, जिससे दर्शन, इतिहास और विज्ञान को बढ़ावा मिला। विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ, नए नए स्कूल खुले, नए नए कॉलेज खुले। चर्च के एकाधिकार से हटकर मुक्त चिंतन और तर्कशीलता को अपनाया गया। पहले जो लोग सारे अपने चर्च के ऊपर ही आधारित हुआ करते थे, पादरी के ऊपर आधारित होते थे, इससे लोगों को मुक्ति मिला और वो अपने विचारों से काम करना शुरू किए। कला और साहित्य में बदलाव हुआ, पुनर्जागरण, कला में यथार्थवाद, मानव शरीर की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य प्रमुख बन गए। यहाँ पे लोग मानवों के उपचार के लिए, मानव की संरचना के लिए, मानव के आंतरिक फंक्शन के लिए भी ज्ञान हासिल करना शुरू किए। शेक्सपियर, सेवेंटेस और अन्य लेखकों जो उस समय के महान लेखक हुआ करते थे, व्यक्तिगत भावनाओं और मानवीय अनुभवों को प्राथमिकता दी। हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी भावनाओं को इन्होंने एक प्रकार का चित्रण दिया, इसलिए इनके जो बुक हैं, जैसे कृतियां हैं, रोमियो और जूलियट, ये सब भावना को ही प्रदर्शित करने के लिए तो इन्होंने बनाया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। अब हम प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है, गुटेनबर्ग की छपाई क्रांति का समाज और ज्ञान के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा। गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया, तो इसके निर्माण से समाज पे इसका क्या असर पड़ा। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 के आसपास यूरोप में मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस, जो मुद्रण यंत्र था, छपाई करने की मशीन थी, इसका आविष्कार किया। यह आविष्कार मध्ययुगीन पांडुलिपि आधारित किताबों की तुलना में तेज, सस्ता, प्रभावी था। मतलब तेज प्रिंटिंग होता था, सस्ता भी मिल जाता था। इसने ज्ञान के प्रसार और शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। मतलब कि जब इस पुस्तक मिलने लगे सभी लोगों को, तो सबने पढ़ना शुरू किया, सभी ज्ञानी होना शुरू हुए, जिससे पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार और वैज्ञानिक क्रांति बहुत तेजी से गति में फैली। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, छपाई प्रेस से किताबें सस्ती और अधिक सुलभ हो गई, आसानी से लोगों को मिलने लगा, जिससे पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में शिक्षा का विस्तार हुआ। पहले जहां किताबें केवल अमीर और चर्च के पास होती थी, अब आम जनता तक पहुंचने लगी। पहले तो किताबें आम लोगों के पास होती नहीं थी। तो ये सारी किताबें होती कहाँ थी? चर्च के पास होता था, पादरी के पास होता था, पोप के पास होता था। लेकिन अब जब से जोहान्स गुटेनबर्ग की छपाई मशीन आई, तो ये किताबें जन जन तक पहुंचने लगी और वो इन चीजों को एब्जॉर्ब करने लगे। पुनर्जागरण और मानवतावाद का विकास, ग्रीक और रोमन ग्रंथों के अनुवाद और प्रकाशन से मानवतावाद को बढ़ावा मिला। जो ग्रीक भाषा के ग्रंथ थे, रोमन भाषा के ग्रंथ थे, जब इनका ट्रांसलेट हुआ लोकल लैंग्वेज में, तब लोगों ने पढ़ के इन विचारों को समझना शुरू किया। कलाकारों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार अधिक लोगों तक पहुंचने लगे। शेक्सपियर, मुगल सेवेंट्स और दांते जैसे लेखकों का साहित्यिक कार्य बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुआ और लोग इसे पढ़ के ज्ञान अर्जित करने लगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। धार्मिक सुधार में भी योगदान है। मार्टिन लूथर ने 1517 से 95 थीसिस प्रकाशित किया। 95 थीसिस मतलब कि 99 थीसिस मतलब अपने विचारों को प्रकट किया। 95 मतलब 95 अलग अलग, जिससे चर्च की सत्ता को चुनौती दी गई। जब चर्च के जो नियम कानून थे, जो पॉप के नियम थे, उसको चुनौती मिला। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो छपाई प्रेस के कारण तेजी से यह आंदोलन फैला। अब लोग बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ सकते थे, जिससे चर्च की व्याख्या पर निर्भरता घटी। पहले तो जो चर्च के पादरी होते थे वही इसका ट्रांसलेट करके, मतलब कि व्याख्या करते थे, लोगों को बताते थे। लेकिन जब ये बुक खुद ही ट्रांसलेट उनके लोकल लैंग्वेज में हो गया, तो उन लोगों ने खुद से इसको पढ़ना शुरू किया। वैज्ञानिक क्रांति को प्रगति मिला। गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक की जो खोजें थी, उसके पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, लोग उसके बारे में भी पढ़े। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे के काम को पढ़कर नए प्रयोग करने शुरू किए, खोज किए, ज्ञान का प्रसार होने लगा। चर्च की धार्मिक मान्यताओं की जांच होने लगी, क्या सही में जो ये पादरी वगैरह कहते हैं वो सही है या गलत है, उनके ऊपर ही सवाल उठने लगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को भी देख लेते हैं। क्या था? छपाई प्रेस से सरकारी और राजनीतिक दस्तावेजों को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिला। जब ये
प्रेस के माध्यम से प्रिंटिंग होने लगी तो ये आम लोगों के पास भी पहुंचने लगा, लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जानकारी मिला और उससे वो जागरूक भी हुए। आगे चलकर लोकतांत्रिक आंदोलनों और क्रांतियों जैसे फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा यहीं से मिला। फ्रांस के अंदर क्रांति क्लास 9 का पहला ही चैप्टर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहां पे आपने देखा है कैसे लोगों ने क्रांति किया, लोगों ने फिर डेमोक्रेसी भी लाया, सरकार को हटाया, लुई 16वें को गद्दी से हटाया। तो ये सब प्रेरणा कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है और ये 5 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद हमारा 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद रेस्ट 6 और 7 चैप्टर बच जाएंगे हमारे पास। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था और इसने यूरोप में ईसाई धर्म को कैसे प्रभावित किया। धर्म से लेके जो सुधार आंदोलन हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो क्या था और इस धर्म आंदोलन से क्या प्रभाव देखने को मिला यूरोप में ईसाइयों के ऊपर। तो देखिए, धार्मिक सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च के भ्रष्ट प्रथाओं के विरोध में शुरू हुआ। जो चर्च था, जो पादरी लोग थे, जो पॉप लोग थे, वो भ्रष्टाचारी हो गए थे, मतलब भ्रष्टाचार फैला रहे थे। सभी लोगों से टैक्स लेना, अपने चर्च में जमा करना, अपने नियमों को चलाना, अपने नियमों से राजा को बंधक बना के रखना, तो ये सारी प्रथाएं वहां पे बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए ये आंदोलन भी हुआ। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था ये, धर्म को लेकर और समाज को सुधारने के ऊपर ये आंदोलन किया गया। यह मुख्य रूप से मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और अन्य सुधारकों के प्रयासों से प्रेरित था। मुख्य रूप से यहाँ पे मार्टिन लूथर का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म के 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजन हो गया। मैंने आपको बताया था कि आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसे ईसाई धर्म टूटा। तो जब मार्टिन लूथर ने इनके धर्म और इनके नियम, इनके कानूनों पर सवाल उठाया तो इनके अंदर ही जो पादरी थे, जो चर्च था, वो 2 भागों में टूट गया। पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो अब देखिए, अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं इन दोनों के बारे में। कैथोलिक चर्च की भ्रष्टाचार पूर्ण प्रथाएं। चर्च इंटेलिजेंस बेचता था, यानी पैसे देकर लोगों को पापों को क्षमा दिलाने का दावा किया जाता था, जैसे आज के समय में होता है। आप पैसे देके अपने पापों को धुल सकते हो। पंडित जी को, ब्राह्मण को मंदिर में दान करो, आपको ऐसा फील होगा कि हमने पाप धो लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ऐसा उस समय भी होता था कि लोग पाप करते थे, मर्डर करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, बलात्कार करते थे और चर्च में जाके पादरी को पैसे दे देते थे कि भाई कोई मंत्र मार दो, कोई कुछ बोल दो, कान में फूंक दो, हवा मार दो कि मेरा पाप धुल जाए, और वो पैसे लेके ये झूठी कामों को करते भी थे। पॉप और पादरियों के जीवन में विलासिता बढ़ गई, जिससे जनता में असंतोष हुआ। वो विलासित होने लगे, पी पा के डांस फांस देखना, पूरा अय्यासी में रहना, एंजॉय करना। तो लोग देखने लगे कि भाई ये हमारे पॉप के हाल यही है, हमारे पादरियों के हाल यही है, हमारे पंडितों के हाल ये हैं, ये तो खुद ही विलासितापूर्ण जीवन को जी रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। असंतोष फैल गया जनता में। बाइबल और चर्च की व्याख्या को लेकर मतभेद हो गया। चर्च का मानना था कि धार्मिक सत्य केवल पॉप और पादरी बता सकते हैं। चर्च वाले सब कहते थे कि भाई उसमें क्या लिखा है तो हम न बताएंगे, हम तो ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर के दूत हैं, तो जो हम कहेंगे वही सही होगा। लेकिन बाइबल में तो कुछ और लिखा था। सुधारकों का कहना था कि हर व्यक्ति को बाइबल पढ़ने और उसे समझने का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति पढ़ेगा, हर व्यक्ति उसे समझेगा। लेकिन पॉप तो उधर कहते थे नहीं, हम जो बताएंगे वही सही है। तो दोनों में हो गया मतभेद, दोनों चीजों को। अब ये लोग पढ़ के समझदार हो रहे थे कि बाइबल में लिखा हुआ था अ से अनार, पॉप समझाता था अ से इमली होता है। अब दोनों में मतभेद हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गुटनबर्ग की छपाई क्रांति। देखिए, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथ स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए, लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित किए गए, जिससे उन्हें पढ़कर समझ सकते थे। सुधारकों के विचार तेजी से फैले। जो समाज सुधारक थे उनके विचार तेजी से फैलने लगे। मानवतावाद और पुनर्जागरण का प्रभाव भी देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल में मानवतावादी सोच बढ़ गई, जिससे लोग चर्च की अंधभक्ति से अलग होकर तर्क और स्वतंत्र चिंतन की ओर बढ़े, अपने अपने विचारों से अपने जीवन को चलाना शुरू किया। राजनीतिक कारण में भी देख लेते हैं। यूरोप के कई शासक कैथोलिक चर्च की शक्ति से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि चर्च के जो पॉप थे, जो पादरी थे, ये तो राजा पर भी हुकूमत चलाते थे ना। राजा को कुर्सी से भी उतार देते थे। एक बार ये पॉप कह देते कि ये राजा ठीक नहीं है, ईश्वर ने ये कहा है कि ये राजा के अंदर अब वो शक्ति नहीं है, तो उसे राजा को हटा दिया। तो राजा भी परेशान था इन कैथोलिक चर्चों से, तो वो भी इससे मुक्ति चाहते थे, इसलिए वे धार्मिक सुधारकों का समर्थन करने लगे, लूथर जैसे व्यक्तियों का समर्थन करने लगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं।
अगला स्लाइड हमारा कहता है मुख्य सुधारक और उनका योगदान। कौन कौन से मुख्य सुधारक थे? मार्टिन लूथर थे, जॉन केल्विन थे, हुट्रिच जिंगवाली थे, हेनरी अष्टम थे। इन लोगों ने जैसे कि मार्टिन लूथर 1517 में 95 थीसिस प्रकाशित करके इन चर्चों की नीतियों की आलोचना की, इसके विचारों की आलोचना की। जॉन केल्विन की बात कर लें तो इन्होंने पूर्व निर्धारण का सिद्धांत दिया। यह मानता था कि ईश्वर से पहले से तय कर रखा है कि कौन उद्धार पाएगा। ये पैसे देके आप उद्धार नहीं खरीद सकते हो, अपने कष्टों को नहीं मिटा सकते हो। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, चर्च की परंपराओं को हटाने पर जोर दिया। हॉल्ड्रिच जिंगवली ने यह काम किया था। इसके अलावा हेनरी अष्टम, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना की जब पॉप ने उनकी तलाक की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। वो अपनी पत्नी से तलाक चाहते थे, पॉप ने कहा कि भैया ये तो होगा नहीं। इन्होंने भैया अलग से चर्च बना लिया कि चलो ये चर्च हमारा है, ये ईश्वर हमारे हैं, हम इसमें तलाक कर लेंगे। हालांकि बाहर के देशों में तो तलाक वलाक होता रहता है। तो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है ईसाई धर्म में विभाजन। मैंने भी आपको बताया था ईसाई धर्म में तो विभाजन हुआ था। यह आंदोलन ईसाई धर्म के दो प्रमुख गुटों में विभाजन का कारण बना, पहला कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। अब देखिए कैथोलिक जो विटिकन और पॉप के नेतृत्व में बना, जो पॉप थे, जो पादरी थे, इनके नेतृत्व में क्या बना? कैथोलिक। दूसरा था प्रोटेस्टेंट जो कैथोलिक चर्च से अलग हो गया, जो उनके विचारों से सहमत नहीं था और कई उपशाखाओं में विभाजित हुआ, जैसे लूथरन, कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन। तो ये सब उनके अलग अलग शाखाएं थे। यूरोप में धार्मिक युद्ध भी हुआ। सुधार आंदोलन में कई धार्मिक युद्धों को जन्म दिया, जैसे जर्मनी में समकालीन युद्ध, ये कब हुआ? 1546 से 1555 में। फ्रांस में हैगुनॉट युद्ध जो 1562 से 1598 में हुआ। 30 साल का युद्ध था, 30 इयर्स वार, 1618 से 1648 में, जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। इस धर्म युद्ध के माध्यम से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कैथोलिक चर्च का सुधार। देखिए कैथोलिक चर्च में अपनी छवि सुधारने के लिए, जो इन्होंने पहले गलतियां कर रखी थी उसको सुधारने के लिए पुनरुद्धार शुरू किया। 1545 से 1563 में ट्रेड परिषद में चर्च ने भ्रष्टाचार को कम करने और अपनी शिक्षाओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। जेसुइट समाज की स्थापना इसी कारण से हुई, जिसने शिक्षा और धर्म का प्रचार पर जोर दिया, इसको बढ़ावा दिया। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, चर्च के प्रभाव में कमी आई और कई राष्ट्रों ने राजशाही मजबूत हुई। इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में धर्म को राजनीति से अलग करने के दिशा में कदम बढ़ाए। मतलब कि धर्म अलग, राजनीति अलग, राजा ये दिस दैट नहीं करेगा। मतलब एक तरह समझिए कि डेमोक्रेसी की तरफ ये लोग बढ़ना शुरू हुए। अगला पॉइंट हमारा कहता है शिक्षा और विचारों की स्वतंत्रता। प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने स्कूलों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिससे साक्षरता बढ़ी, लोग पढ़ने लगे, लोगों में धर्म, राजनीति और समाज के प्रति तर्कशील दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिससे आगे चलकर ज्ञानोदय और वैज्ञानिक क्रांति को भी प्रेरणा मिला। मतलब जब लोग पढ़ने लगे तो नई नई खोजें करने लगे, नए नए विचारों को प्रकट करने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो समाप्त हो गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। मतलब अब हम 6 चैप्टर की तरफ एंट्री ले रहे हैं। 26 से हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए प्रश्न नंबर 26 की तरफ देखते हैं। ऑलरेडी हमने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है मूल निवासियों का विस्थापन किन कारणों से हुआ और इस प्रक्रिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद की क्या भूमिका थी। सबसे पहले तो यह समझिए कि मूल निवासी क्या होता है। मूल निवासी कहने का मतलब है कि जो वहां के बहुत पुराने बासिंदे थे या फिर वहां के निवासी थे, जो कई सालों से उसी स्थान पे रहते थे, तो उनको हम मूल निवासी कहते हैं। और विस्थापन का मतलब होता है उनको अपनी जगह से हटाना। तो देखिए मूल निवासियों का विस्थापन किन कारणों से हुआ, किन फैक्टर के कारण मूल निवासियों का विस्थापन हुआ, और इसमें, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में यूरोपीय उपनिवेशवाद की क्या भूमिका थी। यूरोप का जो उपनिवेशवाद था उसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मूल निवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन मुख्य रूप से यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण हुआ। जितने भी मूल निवासी थे, जितने भी वहां के बासिंदे थे, इनका विस्थापन होने का कारण मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय उपनिवेशवाद था। इनका शासन था। 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ आधुनिक उपनिवेशवाद ने अमेरिका,
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के मूल निवासियों की भूमि, संस्कृति और जनसंख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह की बात हम नहीं कर रहे, हम इसमें कई सारे जगहों की बात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सभी के मूल निवासियों का विस्थापन हुआ। सभीयों को अपने जगह से, उनको अपने स्थान से, उनके अपने मतलब घर परिवार से उनको हटाया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मूल निवासियों के विस्थापन के प्रमुख कारण, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो यही पूछ रहा है ना कि मूल निवासियों का कौन से ऐसे फैक्टर थे, कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण उनका विस्थापन हुआ है। तो देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद और भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? जमीन को अपने कंट्रोल में करना, अपने कब्जे में करना। यूरोपीय शक्ति जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब उपनिवेशवाद के वो देश थे ना जिन्होंने दूसरे देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था। आपको पता है कि आजादी के बाद भी हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य गोवा, जिसको पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। तो ऐसे ही इन क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के लिए मूल निवासियों की भूमि को छीन लिया। मतलब जो वहां के रहने वाले व्यक्ति थे, उनके जगहों को, जमीनों को, संसाधनों को, घर परिवार, माल मवेशी, सब कुछ छीन लिया। इसके अलावा उपनिवेशवादियों ने मूल निवासियों को या तो जबरन हटाया, जबरदस्ती हटा दिया, मार के, पीट के, या फिर उनका समूल नाश कर दिया, उनको खत्म कर दिया। देखिए, अब डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्कवरी के सिद्धांत के तहत यूरोपीय शक्तियों ने दावा किया कि नई भूमि पर उनका प्राकृतिक अधिकार है। अब ये उपनिवेशवाद के जो देश थे, ये कौन कौन से देश हैं? पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड। इन लोगों ने उनको उनकी जमीन से हटा के ये कहा कि इस पे अब हमारा अधिकार है, इस पे अब हमारा कंट्रोल है। उन्होंने उस पे अपने दावे को भी ठोक दिया कि अब भैया, अब ये जगह जो है वो मेरा हो गया है। रोगों का प्रसार और जनसंख्या का पतन। यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा लाई गई चेचक बीमारी, चेचक बीमारी से भी कई हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। मिजल्स, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों के कारण लाखों मूल निवासी मारे गए, क्योंकि ये जो लोग आए थे उपनिवेशवाद, इनको पहले भी चेचक से लड़ने की आदत थी, इनके शरीर के अंदर वो बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। लेकिन जो मूल निवासी थे वो इन बीमारियों से मरे। अमेरिका में कोलंबियाई विनिमय के कारण लगभग 90% मूल निवासियों की आबादी समाप्त हो गई। इन बीमारियों के कारण अमेरिका के अंदर जितने भी आबादी थी, उसका 90% आबादी सिर्फ और सिर्फ इन बीमारियों के कारण मर गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। दास्ता और श्रम शोषण। दास्ता का मतलब होता है अपने कंट्रोल में किसी व्यक्ति को रखना, उसको दास बना के रखना, उसको नौकर बना के रखना। और श्रम शोषण का मतलब होता है उनसे अनैतिक काम करवाना, जबरन काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। स्पेन और पुर्तगाल के स्थानीय मूल निवासियों को जबरन खनन और कृषि कार्यों में लगाया जाता था। जबरदस्ती इनको खोदने के काम में, कृषि के काम में जबरदस्ती, इनकी इच्छा के विरुद्ध इनको लगाया जाता था। 16वीं शताब्दी में अटलांटिक दास व्यापार शुरू हुआ, जिससे अफ्रीकी दासों को जबरन नई दुनिया में लाया गया, जिससे मूल निवासियों की स्थिति और खराब हो गई। जो अफ्रीका के गरीब लोग थे, उनको जबरदस्ती जहाजों में, नावों में या फिर अन्य रास्तों से जबरन उनको दूसरे देशों में ले जाया जाता था, उनसे जबरन काम करवाया जाता था, उनसे जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था, उनके साथ अनैतिक कार्यों को भी किया जाता था। जबरन धर्म परिवर्तन और सांस्कृतिक विनाश भी इसका महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। ईसाई मिशनरियों ने मूल निवासियों को जबरन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ये दो धर्मों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे मार्टिन लूथर ने इसके ऊपर संग्राम किया, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, उसके बाद इनके पादरी वर्ग ने, या फिर आप कह सकते हैं इनके ईसाई धर्म में, ये दो भाग में बट गए और इन दोनों भागों ने जबरन अपने कंट्रोल में सबको लेना शुरू किया, उनके धर्म को छुड़वा के अपने धर्म के अंदर लेना शुरू किया, मजबूर किया। कई मूल भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज धीरे धीरे नष्ट हो गए। इनकी जो अपनी संस्कृति थी, इनकी जो अपनी परंपराएं थी, इनका जो अपना विश्वास था, उसको जड़ से समाप्त किया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। संघर्ष और नरसंहार, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। अगर ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यूरोपीय शक्ति और मूल निवासियों के बीच कई युद्ध हुए। यूरोप के निवासी और जो
वहां के यूरोप के जो बाहर से उपनिवेशवाद फैलाने आए थे और जो वहां के लोकल बासिंदे थे, इनके बीच में लड़ाइयां भी हुई है, झगड़े भी हुई हैं, जिनमें मूल निवासी कमजोर साबित हुए क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, इस कारण से वो कमजोर हुए, उनका शोषण हुआ। उदाहरण के लिए अमेरिका ट्रायल ऑफ टीयर्स 1830 के दशक में हजारों मूल अमेरिकियों को जबरन हटाया गया, उनको उनकी जगह से भगाया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्रिटिशों ने एबोरिजिनल जनजातियों का सफाया ही कर दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया उनका। अफ्रीका की बात करें तो जुलू, मासी और अन्य जनजातियों का भी यहाँ पे भरपूर इन उपनिवेशवाद वाले देशों के द्वारा दमन किया गया है, इनको समाप्त कर दिया गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भूमि हथियाने और मूल निवासियों को हाशिए पे धकेलना। हाशिए पे धकेलने कहने का मतलब है उनको अपने जगह से हटा के ऐसी जगह पे रख देना जहां पे उनको सामाजिक सुविधा न प्राप्त होता हो। अमेरिका, ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों ने बहुत सारे जैसे कि इंडियन रिमूवल एक्ट 1830 जैसे कानून बनाकर लाखों मूल अमेरिकियों को विस्थापित किया, उनको उनकी जगहों से हटाया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो ब्रिटिशों ने टेरा न्यूलियस का दावा किया और एबोरिजिनल लोगों की जमीन पर अधिकार कर लिया और उनको उनकी जमीन से हटाया, मतलब विस्थापित ही किया। अफ्रीका की बात कर ले तो बंटू, जुलू, ये सब जनजातियों का नाम है, वहां के आदिवासी समुदाय का नाम है। और इसके अलावा अन्य जनजातियों को भी जबरन हटाकर यूरोपीय बस्ती वहां पे बनाई, यूरोप अपने लोगों की बस्ती, घर परिवार वहां पे बसाया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। 26 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों के जीवन और संस्कृति पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। जो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, क्योंकि अभी तो हम मूल निवासी की बात कर रहे हैं, वहां के बासिंदे की बात कर रहे हैं, वहां पे जो 100 साल, हजारों साल से जो लोग रह रहे थे उनके जीवन की बात कर रहे हैं। तो मूल निवासियों के जीवन पर और संस्कृति पर, उनके कल्चर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा और उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिला, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन, संस्कृति, भाषा और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनके वहां से विस्थापित होने, उनको अपने समाज को वहां पे बनाने से इनके संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया, उनकी जमीनों को छीना गया, जनसंहार किया गया, लोगों को काटा गया, मारा गया, नक्सलवादी नीतियां अपनाई गई। सांस्कृतिक दमन के कारण जो वहां के मूल निवासी थे उनकी आबादी तेजी से वहां पे घटने लगी और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को भी नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भूमि छीनना और विस्थापन। यहाँ के लोग क्या करते थे कि वहां से अपने लोगों को लाके इनके जमीनों को छीन लेते थे। जो वहां के मूल निवासी थे, जो वहां का उनका खेत था, जंगल था, पहाड़ था, जो भी चीजें थी, उसको वो अपने कंट्रोल में लेके वहां के मूल निवासियों को वहां से भागने पे मजबूर करते थे। हजारों मूल अमेरिकियों को जबरन वहां से निकाला गया। और ये देखिए, इसका ट्रायल ऑफ टीयर्स का मतलब ये होते हैं आंसुओं का रास्ता, मतलब उनको तड़पा के उनके स्थान से उनको भगाया गया। दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिला। यूरोपीय लोग चेचक, मिजल्स और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां लेकर आए, जिससे वहां के जो लोग थे इस बीमारी से ग्रसित हुए और उनकी 90% की आबादी समाप्त हो गई। युद्ध और नरसंहार के कारण भी लाखों लोग मारे गए, जैसे सैंड क्रीक नरसंहार 1864 में हुआ, वुडेंड नरसंहार जो 1890 में हुआ। ये सब वहां के लोग यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को मारते थे, काटते थे, उनको खत्म करने के चक्कर में पूरा उनको नष्ट कर दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। संस्कृति और भाषा का दमन। मूल निवासियों की जो भाषाएं थी, जो वहां के जो जनजातीय समुदाय थे, जो उनकी परंपराएं थी, जो उनकी संस्कृति थी, उसको जबरन नष्ट किया गया। बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके अमेरिकी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, मतलब उनके परिवार के बच्चों को उठा के जबरन अमेरिका के स्कूलों में भेज दिया गया, जहां उन्हें अंग्रेजी सीखने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उनको उनके धर्म से हटाकर जबरन ये ईसाई अपने धर्म को उनके ऊपर लादते थे। उदाहरण के लिए किल द इंडियन सेव द मैन, ये एक उदाहरण है। भारतीयों को मारो, आदमी को बचाओ नीति, ये सब उदाहरण है उनके इन क्रियाकलापों के। अगला पॉइंट हमारा कहता है आर्थिक और सामाजिक पतन। यूरोपीय लोगों ने
बाइसन को बड़े पैमाने पर मार डाला, जो मूल अमेरिकियों के भोजन और संस्कृति का केंद्र था, जो उनको भोजन करवाने का जरिया था, उनको समाप्त कर दिया गया। मूल निवासियों को आरक्षित क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया, एक छोटे से क्षेत्र में सभी को ठूस के बंदी बना दिया गया, जहां उन्हें गरीबी और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनको एक तो भोजन सही समय से नहीं मिलता था, एक छोटे से जगह में हजारों लोगों को जबरन रखा गया, इसके अलावा उनको भेदभाव की नजरों से भी वहां पे देखा जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण और नरसंहार। भूमि अधिग्रहण का मतलब होता है किसी के जमीनों को आप जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, और नरसंहार का मतलब होता है जबरन किसी को मारना। एक बड़े से समुदाय को नरसंहार करने का मतलब है काटना, तलवार से या फिर गोली बम बारूद कैसे भी उसको नष्ट करना। ब्रिटिश ने 1770 में कैप्टन जेम्स कुक के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया पर दावा किया, और उसके आधार पर एबोरिजिनल लोगों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया। यूरोपीय बसावट 1788 के बाद एबोरिजिनल जनजातियों को हिंसक युद्धों, नरसंहारों और जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ा। जबरदस्ती उनको उनके जगह से भगाया गया। जनसंख्या का विनाश भी हुआ है। यूरोपीय बीमारी जैसे चेचक, टीबी, इन्फ्लुएंजा से एबोरिजिनल जनसंख्या 90% तक घट गई। बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर गए, क्योंकि दवाई तो था नहीं, इलाज के बारे में पता नहीं था, अचानक से उनके लिए एक नई बीमारी थी जिससे उनके लोग मारे गए। ब्रिटिश सैनिकों और बसने वाले द्वारा बड़े पैमाने पर वहां पे लोगों की हत्याएं भी की गई। 27 नंबर प्रश्न भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 28वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय बसावट और विस्तार के कारण मूल निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों में क्या बदलाव आए? देखिए, जब यूरोप वाले लोग आके इन जगहों के मूल निवासियों को हटा के अपनी बसावट करने लगे, अपनी बस्ती बनाने लगे, अपने लोगों को लाने लगे, उसके बाद मूल निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों में क्या असर पड़ा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद और विस्तार ने मूल निवासियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। पारंपरिक जनजातीय प्रणाली ध्वस्त हो गई, स्वदेशी अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गई और उनके राजनीतिक अधिकार सीमित कर दिए गए। मतलब इनका जो भी एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था, उन सभी को तबाह कर दिया गया। इनकी राजनीतिक प्रणाली को खत्म कर दिया गया, इनके आर्थिक सिस्टम को समाप्त किया गया, जो इनके कमाने का जरिया था, रोजगार का जरिया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये सब कुछ जो था, इनकी संस्कृति को नष्ट करना, कल्चर को नष्ट करना, भाषा को नष्ट करना, इनको परिवार से दूर करना, इनके बच्चों को जबरन ईसाई बनाना, इंग्लिश सिखाना, ये सब कहीं ना कहीं इनके समाज के अंदर हो रहा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पारंपरिक जनजातीय संरचनाओं का पतन देख लीजिए कैसे हुआ। यूरोपीय प्रभाव से मूल निवासियों की पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं नष्ट हो गई। जब यूरोप के लोग आए, यहाँ पे रहने लगे, यहाँ पे बस्ती बसाने लगे, यहाँ के लोगों का जबरन ही कह सकते, जबरदस्ती था, नरसंहार किया, उसके बाद इनका सिस्टम चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? खत्म हो गया, नष्ट हो गया, ये बर्बाद हो गए। कई जनजातियों को छोटे समूहों में विभाजित कर दिया गया, जिससे उनका आपसी सामंजस्य खत्म हो गया। जो पहले ये एक बड़े समुदाय में रहते थे, जिनकी जनसंख्या हजारों में थी, उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दिया गया। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों ने कृत्रिम सीमाएं बनाकर स्वदेशी समूहों को अलग कर दिया। कृत्रिम सीमाएं कहने का मतलब है, इन्होंने खुद एक क्षेत्र डिसाइड किया कि आपको अब इन्हीं क्षेत्रों में रहना है, और उसी क्षेत्रों के अंदर इन छोटे छोटे जनजातीय समूहों को अब विस्थापित कर दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जबरन धर्मांतरण और सांस्कृतिक दमन। जबरन धर्मांतरण मतलब जबरदस्ती किसी के धर्म को बदलना, उनके अपने धर्म से हटाकर उनको नए धर्म में विस्थापित करना। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने मूल निवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जबरदस्ती किया। मूल निवासियों के पारंपरिक धर्म, त्योहार, नृत्य, संगीत पर प्रतिबंध भी लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबरन उनके बच्चों को बोर्डिंग स्कूल और मिशन स्कूलों में भेजा गया, जहां उन्हें उनकी भाषा और परंपराओं से दूर रखा जाता था और उनको जबरन ईसाई धर्म एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगला पॉइंट हमारा कहता है नस्लीय भेदभाव और सामाजिक पदानुक्रम। यूरोपीय लोगों ने स्वयं को श्रेष्ठ और मूल निवासियों को निम्न घोषित किया। यूरोप से आए हुए लोग, जो बाहर के लोग आए, उन्होंने खुद को श्रेष्ठ बना लिया। मैं अच्छा हूं और तुम लोग बुरे हो, निम्न हो, छोटे हो, छोटी जाति के हो। तो ऐसा उन्होंने वहां पे दिखाया। इसके अलावा अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में
बहुत व्हाइट और ब्लैक जैसी पॉलिसी को बनाया गया, मतलब कि व्हाइट, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी है, जिम क्रो लॉ है, तो प्रो का मतलब काला। तो ऐसे ही कुछ लॉ को लाके इनको निम्न और अपने आप को श्रेष्ठ बताया। अगली स्लाइड में चलते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विनाश। मूल निवासी शिकार, मछली पकड़ना, कृषि करना, व्यापार पर निर्भर थे, लेकिन यूरोपीय बसावट के कारण ये पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गई। यहाँ के मूल निवासी भूखमरी का शिकार हो गए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने स्वदेशी व्यापार को भी खत्म कर दिया, मतलब इनका बिल्कुल सर्वनाश कर दिया और अपने व्यापारिक नियम वहां पे लागू कर दिए। इनके न्याय संहिता, नियम, कानून, कल्चर, नृत्य, डांस, व्यवस्थाएं सबको समाप्त कर दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। श्रम, शोषण और गुलामी। यूरोपीय उपनिवेशों के मूल निवासियों को जबरन श्रम पे लगाया गया। जो वहां के मूल निवासी थे उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उनसे जबरन काम लिया जाता था। स्पेनिश उपनिवेशों में इनके जो सिस्टम थे, इकोमेंडिया सिस्टम, इसके तहत अमेरिकियों को खेतों और खदानों में गुलाम की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। इनको गुलामों की तरह जबरन काम करवाया जाता था, गुलामों की तरह इनको रहने पर मजबूर किया गया। अफ्रीकी दास व्यापार ने स्थानीय श्रम संरचनाओं को और अधिक प्रभावित किया। जो इनका सिस्टम था पहले से काम करने का, खेती करने का या किसी प्रकार के व्यापार करने का, छोटे लघु उद्योग करने का, उनके सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। नकदी, फसल और व्यापार पर भी नियंत्रण हो गया इन उपनिवेश वाले देशों का। यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय खाद्य उत्पादन को गन्ना, तंबाकू, कॉफी और कपास जैसी नकदी फसलों के उत्पादन में बदल दिया। मतलब उन्हें जिस फसल से फायदा होता था, उन्हें जिस फसल से ज्यादा इनकम होता था, उसी फसल को करने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को मजबूर किया जाता था। इस नई आर्थिक व्यवस्था ने मूल निवासियों की आजीविका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो उनके पहले के सिस्टम बने हुए थे, जिस सिस्टम से वो चल रहे थे, उस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 28 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा प्रश्न कहता है मूल निवासियों ने अपने अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए किस प्रकार संघर्ष किया और उनके प्रतिरोध के क्या परिणाम रहे। तो देखिए, ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यूरोपीय उपनिवेशवाद और भूमि हड़पने की नीतियों के खिलाफ मूल निवासियों ने सशस्त्र संघर्ष, कानूनी लड़ाई, सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के माध्यम से प्रतिरोध किया। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कहीं का हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, यदि आप उसके स्वाभिमान के साथ खेलोगे तो वो कहीं ना कहीं तो पलट के जवाब देगा ना। तो जब ये उपनिवेशवाद वाले देश जितने भी थे, जब इन्होंने इनके जमीनों को, इनके रीति रिवाजों को, इनके कल्चर को, इनके व्यवस्था को, इनके व्यापार को ध्वस्त करना शुरू किया, इनको मारना शुरू किया, इनके अंदर फूट डालना शुरू किया, तो ये लोग लड़ाई बिल्कुल करेंगे ना, लड़ाई पे उतर गए और उसके हिसाब से ये उसका प्रतिरोध करते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। हालांकि कई बार वे सैन्य शक्ति में कमजोर पड़ गए, इनके पास उतनी सैन्य शक्ति नहीं थी, नए वेपन्स नहीं थे, हथियार नहीं थे, लेकिन उनके संघर्षों ने भूमि अधिकारों की बहाली, कानून मान्यता और सामाजिक सुधारों को जन्म दिया। यहां से समाज में सुधार जैसी चीजें उत्पन्न हुई। हम इसे एग्जाम्पल की तरह लेके देखते हैं कि हमारे यहाँ भी तो अंग्रेजों का शासन था। तो क्या मंगल पांडे ने जब शस्त्र उठाया तो वो तो पहली आजादी, हम कहते हैं ना, पहली आजादी के लिए आंदोलन, जो सिपाही विद्रोह था। लेकिन क्या मतलब है कि अगर उस समय 1857, देखिए कब था, 1947 में हमें आजादी मिला, लगभग 100 साल बाद, लेकिन संघर्ष होना तो वहीं से शुरू हुआ था। लोगों के मन में बात तो वहीं से आई कि भाई अगर ये कर रहा है बंदा तो हम भी कर सकते हैं, हम अपने आजादी के लिए तो लड़ाई लड़ ही सकते हैं। तो शुरुआत किया, इससे कई सारे सुधार इनके समाज में उत्पन्न हुए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए, पैंटियक का विद्रोह 1763 से 1766 में। पैंटिक मतलब कि ओकाटा जनजाति के नेता थे, मतलब इनके अपने समुदाय के नेता। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ कई जनजातियों को संगठित किया, कई अलग अलग जनजातियों को, आदिवासियों को एक जगह इकट्ठा किया। शुरुआती सफलता के बावजूद, शुरुआत में इनको सफलता भी मिला, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसमें इनको सफलता भी मिला, लेकिन ब्रिटिश सेनाओं ने विद्रोह को कुचल दिया, क्योंकि उनके पास नए वेपन्स थे, उनके पास रणनीति था, उनके पास लोग थे, सेना था। इसके अलावा टेकुमसे का विद्रोह भी देखेंगे, 1811 से 1813 तक चला। टेकुमसे सानी जनजाति के नेता थे।
इन्होंने एक पैन इंडियन गठबंधन बनाया और अमेरिकी विस्तारवाद का विरोध किया। ब्रिटिशों के सहयोग से युद्ध लड़ा, लेकिन 1813 में टेकू मसे की मौत के बाद विद्रोह खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब तक ये जिंदा थे तब तक तो इन्होंने विद्रोह किया, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इनके मृत्यु के बाद यह विद्रोह दब गया, समाप्त हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ग्रेट सिकोक्स वार 1876 से 1877। सिकोक्स जनजाति के योद्धाओं ने अमेरिका की सेना के खिलाफ संघर्ष किया, लिटिल बिग हॉर्न की लड़ाई लड़ी और इसमें प्रमुख जीत हुआ, लेकिन अंततः जनजाति हार गई। अंततः जनजाति के हारने के पीछे सबसे प्रमुख कारण उनके स्थिति को आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, सेना नहीं था, एक युद्ध नीति या रणनीति नहीं था, जिसके कारण ये हार जाते थे। एपाची युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। 1849 से 1886 तक लंबा चला। प्रमुख नेता गेरोनिमो ने मैक्सिको और अमेरिका दोनों से संघर्ष किया। 1886 में गेरोनिमो ने गिरफ्तारी के बाद प्रतिरोध कमजोर हो गया। जब इसको गिरफ्तार कर दिया गया, इसे जेल में डाल दिया गया, तो प्रमुख नेता ही जब गिरफ्तार हो गया तो इसके सहायक भी दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। नेक्स्ट हमारा कहता है ब्लैक वॉर्स 1804 से 1830 तक चला। तस्मानिया में एबोरिजिनल जनजाति और ब्रिटिशों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। एबोरिजिनल आबादी लगभग इसमें नष्ट हो गई, खत्म ही हो गई, उन्होंने इसको पूरा समाप्ति कर दिया। बैटल ऑफ बास्टर्ड, देखिए ये 1824 में हुआ। न्यू साउथ वेल्स में ब्रिटिश सेना और एबोरिजिनल जनजातियों के बीच संघर्ष हुआ। फिर है हमारा पेमुलवाय का विद्रोह 1790 से 1802। योद्धा पेमुलवाय ने ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। एक प्रकार का युद्ध तकनीक है जिसके माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। अंततः 1802 में ब्रिटिशों ने उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया। उसके बाद यह भी जो आंदोलन था ये भी थोड़ा ठंडा पड़ गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रतिरोध का परिणाम। अब इतने सारे लोगों ने जब प्रतिरोध किया तो इसका रिजल्ट क्या आया? भूमि अधिकारों की बहाली हुई। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सारे संघर्ष के बाद कुछ सुधार हुआ था। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में मूल निवासियों को उनका जमीन लौटाया गया। संस्कृति और भाषा का पुनरुद्धार हुआ। कई स्थानों पर स्वदेशी भाषाओं और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी संस्कृति अंग्रेजों ने खराब की है जिसको अभी भी हम सुधार रहे हैं। कानूनी अधिकारों में भी सुधार हुआ। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इनके एक्ट पारित हुए, हमारे भारत की तरह 1993 वाला जो एक्ट था, इसी का एग्जाम्पल लेके, मतलब हम एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमें अपने इंडियन लॉ के बारे में पता है, इंडियन पैनल कोड के बारे में पता है, लेकिन हम उनको इसी उदाहरण के रूप में देखते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिला। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासियों के लिए राजनीतिक अधिकार को बढ़ाया गया, उन्हें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है वो हमारा 6 चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हमारा 6ठा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम साथ में और सबसे लास्ट चैप्टर की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। आधुनिक समय में, अभी के समय में मूल निवासियों के अधिकारों और उनके पुनर्वास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे भारत में भी कम लोचा नहीं है। हमारे भारत में भी कई प्रकार के जनजातीय समुदायों को, जंगल में निवास करने वाले को या फिर जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का विस्थापन हुआ है। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी तक तो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते इतना समझ लिया कि किन किन सरकारों ने इनको इनके अपने जगह से विस्थापित किया है। 20वीं और 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों की सरकार अलग अलग है। हम भारत की बात नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, अलग अलग देशों की सरकारों ने, अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्वयं मूल निवासी समुदायों ने भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पुनरुद्धार, आर्थिक सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए। आज बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल संस्था हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कई सारे देशों के लिए ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिससे उनकी संस्कृति बची रहे, उनकी भाषा बचा रहे, उनका धर्म बचा रहे और उसे वो सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भूमि अधिकार और संधियां। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने स्वीकार किया कि एबोरिजिनल जनजाति अपनी पारंपरिक भूमि के मालिक हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार और उनका न्यायालय ने यह कहा कि ये जनजाति के जो लोग हैं इनका जमीन के ये खुद मालिक होंगे, यह फैसला मावो केस 1992 के बाद आया, जिसने टेरा रूल्स बिना मालिक के भूमि की अवधारणा को गलत साबित किया। जो यूरोपीय लोग आके करते थे कि भाई हम तो यहाँ के प्राकृतिक जमींदार हो गए,
ये जमीन अब हमारा है, इसको गलत साबित किया। लैंड बैक मूवमेंट अमेरिका और कनाडा, यह आंदोलन मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि लौटाने के लिए चलाया जा रहा है। 2020 में अमेरिका और कनाडा में कई ऐतिहासिक भूमि के हिस्से को उनके मूल निवासी के वंशजों को वापस किया गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा 31 प्रश्न है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है जापान और चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में क्या अंतर था और उनके विकास के कौन कौन से प्रमुख कारण थे। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। जापान और चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में क्या अंतर, दोनों आधुनिकीकरण में थे। जापान भी टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा था, चाइना भी टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा था, लेकिन दोनों में आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया में डिफरेंसेस क्या थे, इसको देख लेते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में जापान और चीन दोनों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, अपने आप को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उनके तरीकों, नीतियों और परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर थे। जापान ने मीजी पुनर्स्थापना के तहत तेजी से आधुनिकीकरण किया। देखिए ये मीजी पुनर्स्थापना जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। 10th 11th 12th या मैं तो यही कह रहा हूं कि कॉलेज के बच्चों के पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें क्या हुआ, चीन ने स्वशक्ति आंदोलन 1861 1895 और बाद में कम्युनिस्ट क्रांति के माध्यम से एक लंबी और कठिन प्रक्रिया अपनाई। मतलब एक लंबा, यहाँ पे क्रांतियां भी हुई है, यहाँ पे सरकारें गिरी भी है, सरकारें बदली भी है, चीनी क्रांति भी हुआ है, कम्युनिस्ट क्रांति भी हुआ है। आगे की स्लाइड में मैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातों को बताता हूं। जापान और चीन के आधुनिकीकरण के प्रक्रिया के प्रमुख अंतर है। तो देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत होता है बिंदु से, फिर जापान और हम चाइना की बात करेंगे। शुरुआत का समय जो है, जो 1868 में मीजी पुनर्स्थापना हुआ, वही चीन में इसी समय के दौरान 1861 में स्वशक्ति आंदोलन और 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हुआ था। नेक्स्ट है मुख्य उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य था पश्चिमी तकनीक और विचारों को अपनाकर एक मजबूत औद्योगिक और सैन्य शक्ति बनाना। कहां, जापान। जापान यही चाहता था कि जो पश्चिमी में चल रहा है, पश्चिम में कौन देश, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इनके कॉपी करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। वहीं चीन में पारंपरिक चीनी व्यवस्था को बनाए रखते हुए पश्चिमी तकनीक को अपनाना और फिर समाजवादी मॉडल को अपनाना। तब तक चीन में ऐसा चल रहा था। सरकारी भूमिका की अगर बात करें तो जापान में सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और सैन्य सुधारों का प्रत्यक्ष रूप से लागू किया, सबके लिए लागू किया। और चीन में सरकार ने धीरे धीरे सुधारों को लागू किया, लेकिन पारंपरिक संरचनाएं बना रखी, जो उसकी परंपरा थी, जो उसका कल्चर था, उसको नहीं छोड़ा। औद्योगिकरण की बात कर ले तो जापान में तेजी गति से, बहुत ही फास्ट औद्योगिकरण किया, यूरोप से प्रेरणा लेकर, यूरोपियन कंट्री से प्रेरणा लेकर। लेकिन चाइना में प्रारंभ में धीमी गति से, लेकिन 1949 के बाद माओ और देंग के तहत तेजी से यहाँ पे विकास होना शुरू हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मीजी पुनर्स्थापना। मैंने कहा था महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। सामंती टोकुगावा शासन समाप्त हो गया। सामंती व्यवस्था जो था, जो राजाओं के माध्यम से जमीन सामंतों को दिया जाता था, और ये सामंत अपने से छोटे किसानों को जमीन देके उनसे खेती करवाते थे और उनके उपज का बड़ा हिस्सा अपने पास ले लेते थे। तो जापान में केंद्र सरकार मजबूत हुई। सम्राट मीजी ने औद्योगिकरण, सैन्य सुधार और शिक्षा सुधार को बढ़ावा दिया, अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की। औद्योगिकरण और आर्थिक सुधार की बात करें तो जापान ने पश्चिमी उद्योगों को अपनाया और तेजी से रेलवे, टेलीग्राफ और फैक्ट्रियों को स्थापित किया। जापान के अंदर इन चीजों में काफी तेजी देखने को मिला। जर्मन बैंकिंग सिस्टम से प्रेरित होकर एक आधुनिक वित्तीय प्रणाली बनाई और फिर बहुत सारे यहाँ पे व्यापारिक समूह का भी उदय हुआ, व्यापार करने वाले लोगों का उदय हुआ, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, बहुत ही डेवलप हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जापान और चीन के आधुनिकीकरण के परिणाम को भी देखना जरूरी है कि जापान और चीन के जो आधुनिकीकरण हुआ उसके रिजल्ट क्या है। तो देखिए, आर्थिक प्रभाव जापान में क्या हुआ कि 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक शक्ति के रूप में बनकर उभरा। 21वीं सदी में वैश्विक आर्थिक शक्ति बन गया चीन, वैश्विक लेवल पे। दूसरी तरफ सैन्य प्रभाव की बात करें तो जापान में 1945 तक सैन्य महाशक्ति रहा, फिर शांतिपूर्ण राष्ट्र बन गया। सेना में काफी महाशक्ति के रूप में देखा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार याद होगा आपको, इसी दौरान हुआ था जब अमेरिका ने बम गिरा दिया, तो ये फिर शांत हो गया। कड़ियां कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम चीन की बात करें तो 1949 के बाद सैन्य शक्ति बढ़ाई और आज एक मजबूत सेना है इसके पास। राजनीतिक व्यवस्था अगर जापान की बात कर लें तो डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक राजशाही बनी, राजा के साथ साथ डेमोक्रेसी भी चलता रहा।
और चीन में साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार का निर्माण हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम जापान में बात करें तो पश्चिमी मॉडल को अपनाया लेकिन जापानी संस्कृति बनाए रखा। पश्चिमी मॉडल को अपनाया, अमेरिका से प्रेरणा लिया, ब्रिटेन से प्रेरणा लिया, इंग्लैंड से प्रेरणा लिया, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। हमारी भारत की तरह नहीं कि अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरे को पीछे लगे हुए हैं। यही पे अगर चाइना की बात करें तो समाजवादी संस्कृतियां बनाई, धीरे धीरे बाजार अर्थव्यवस्था भी अपनाया और धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा भी यहां से मिला। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्वेश्चन हमारा कहता है मीजी पुनर्स्थापना क्या था और इससे जापान को किस प्रकार प्रभावित किया। अब मीजी पुनर्स्थापना के बारे में पूरे डिटेल से देख लेते हैं। मीजी पुनर्स्थापना 1868 में जापान में हुआ और यह एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन था। एक बहुत ही बड़ा भूचाल था वहां पे, जिसने जापान को एक आधुनिक औद्योगिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। जो नॉर्मल सा जापान देश था, छोटा सा देश था, जहां पर भूकंप भी इतने आते हैं कि लोग परमानेंट घर नहीं बनाते, घर भी वहां पे लकड़ियों का होता है, कब टूट जाए इसका पता नहीं चलता। फिर भी ये सब होने के बावजूद कोई भी प्राकृतिक संपदा नहीं है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अपने आप को डेवलप करने के कारण हुआ। यह घटना सामंती टोकुगावा शोगुनात के पतन के बाद शुरू हुआ, जब जापान ने पश्चिमी देशों की तकनीक और नीतियों को अपनाकर खुद को विकसित करना शुरू किया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है इस पुनर्स्थापना के तहत सम्राट मीजी ने सत्ता ग्रहण किया, सत्ता पे आए, राजा बने और आधुनिक जापान की नींव रखी। यह बदलाव सिर्फ एक राजनीतिक क्रांति नहीं था, बल्कि इससे जापान की सामाजिक व्यवस्था भी बदली, आर्थिक व्यवस्था भी बदली, सैन्य भी बदला, सांस्कृतिक संरचना को पूरी तरह से बदलकर एक नए डेवलप कंट्री के रूप में उसको उभरने पे प्रोग्रेस किया। मीजी पुनर्स्थापना के प्रमुख कारण की अगर बात करें तो पश्चिमी शक्तियों का बढ़ता दबाव। 1853 में अमेरिका नौसेना अधिकारी कमांडर पेरी जापान आया और कानागावा की संधि के जरिए जापान में विदेशी व्यापार के लिए मजबूर किया। जापान को बोला कि हम विदेश व्यापारी करेंगे, मतलब आपके यहाँ व्यापार करेंगे, आप हमारे यहाँ व्यापार करेंगे, इसके लिए मजबूर किया। यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें भी जापान को कमजोर मानकर उस पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप के जितने भी देश थे, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, पुर्तगाल हो, ये सब इस पर कंट्रोल करना चाहते थे। आगे की स्लाइड में देखिए टोकुगावा शासन की कमजोरी। टोकुगावा शोगुनात जो 1603 से लेके और 1868 तक जापान को 250 वर्षों तक बाहरी दुनिया से अलग रखा। इसको किसी बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं था, जिससे देश पिछड़ गया। जब बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रखोगे, व्यापार नहीं करोगे, आपके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे में तो देश पिछड़ेगा ही ना। जापान में आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ रही थी, जिससे जनता और सामंती प्रभु के बीच में असंतोष था। जो सामंत के लोग थे, जो जमींदार थे और जो आम नागरिक थे, इनके बीच में असंतोष फैल रहा था। सुधारवादी नेताओं का उदय हुआ। जापान के कुछ बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग थे, पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर आधुनिकीकरण की आवश्यकता महसूस करते। उन्हें लग रहा था कि अब जापान को भी कुछ बेहतर सोचने की जरूरत है। उन्होंने सम्राट मीजी को सत्ता में लाने और सामंती व्यवस्था को खत्म करने की मांग की। लोगों को बताया कि सामंत को खत्म करो और सम्राट मीजी को गद्दी पे लाओ, तब हमारा जापान आगे बढ़ेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। राजनीतिक सुधार, सामंती व्यवस्था का अंत। 1868 में टोकुगावा का जो शासन सामंती व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया गया और सम्राट मीजी को वास्तविक सत्ता दी गई। सामंती प्रभुओं की शक्तियां समाप्त कर दी गई। जो सामंत लोगों को पावर दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और उनके राज्य केंद्र सरकार के अधीन कर दिए गए। जो उनके छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़े थे, उनको केंद्र सरकार मतलब कि राजा मीजी के कंट्रोल में दे दिया गया। 1871 में हान प्रणाली के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इसको खत्म करके प्रीफेक्चर प्रणाली लागू की गई, जिससे सरकार मजबूत हुई। 1889 में मीजी संविधान लाया गया, जिसमें एक संसदीय प्रणाली और एक संवैधानिक राजशाही स्थापित किया गया। एक नए कानून की नई तरीकों को अपनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 33 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 33 कहता है चीन में अफीम युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए चीन का अफीम युद्ध 1, चीन का अफीम युद्ध 2 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किन कारणों से हुए और इनके क्या प्रभाव हुआ। चीन के जो, या आप अफीम युद्ध समझ लीजिए, अफीम युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण भी है। अफीम युद्ध 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और चीन के बीच में हुए। मतलब ब्रिटेन जो अलग देश था, औपनिवेशिक देश था, मतलब औपनिवेशिक फैलाने वाला देश था, और चीन के बीच में हुआ। चीन के बीच में ये दो युद्ध हुए हैं जो मुख्य रूप से अफीम व्यापार, आर्थिक
आर्थिक असंतुलन और कूटनीतिक संघर्ष का कारण बने। इस युद्धों का परिणाम में देखा गया कि चीन के लिए विनाशकारी साबित हुआ। ये अफीम युद्ध जो था, चाहे 1 हो या 2 हो, ये चीन के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ। इसकी अर्थव्यवस्था इससे कमजोर हो गई, जिससे उसे अपमानजनक संधियां स्वीकार करनी पड़ी। कई प्रकार की संधियां ब्रिटेन जबरदस्ती इसके ऊपर लाद दिया और पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व चीन के अंदर बढ़ गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अफीम युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश अफीम व्यापार और आर्थिक असंतुलन। 18वीं शताब्दी तक चीन की अर्थव्यवस्था यूरोप की तुलना में मजबूत थी। यूरोप की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। यूरोपीय देश चीनी चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बदले चांदी का भुगतान चीन को करते थे, जिससे चीन को भारी आर्थिक लाभ हो रहा था। वो फायदे में था व्यापार करके। ब्रिटेन इस व्यापार संतुलन को तोड़ना चाहता था और उससे भारत में उत्पादित अफीम को चीन में अवैध रूप से बेचना शुरू कर दिया। भारत में अफीम को उगाने पे लोगों को मजबूर करता था और इसी अफीम को चाइना में बेचता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक चीन में अफीम की लत फैल गई। लोग अफीम लेना शुरू हो गए और चीन से चांदी बाहर जाने लगी, जिससे उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है चीन का अफीम पर प्रतिबंध लगाना। 1839 में चीनी सम्राट दा वांगाओ ने अफीम के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ के लोग धीरे धीरे अफीम खा खा के नशेड़ी होते जा रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी तो इसका असर पड़ रहा था, क्योंकि अफीम मंगवाने के लिए उनके यहाँ की चांदी बाहर जा रही थी। सरकार ने आयुक्त लीन जेसू को अफीम रोकने का कार्य सौंपा, जिन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों से जबरदस्ती 20,000 से अधिक अफीम के बक्से जब्त करके नष्ट कर दिए। यह कार्रवाई ब्रिटिश व्यापारियों और सरकार को नागवार गुजरी। वो इसके खिलाफ युद्ध के लिए उतर गए, जिससे युद्ध की स्थिति भी बन गई। व्यापारियों के जो अफीम जलाए गए 20,000 बक्से, उसके बाद ये लोग आक्रोश में आ गए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ब्रिटेन और चीन के बीच कूटनीतिक तनाव। ब्रिटेन चाहता था कि चीन उसके साथ समान कूटनीतिक संबंध बनाए रखे, मतलब अगर बिक रहा है अफीम तो बिकने दे, व्यापारिक संधियां करे। लेकिन चीन मध्य साम्राज्य की अवधारणाओं में विश्वास रखता था और पश्चिमी देशों को अपने अधीन मानता था। इसको लगता था कि पश्चिमी देश तो हमारे अधीन है, ये तो हमारे से सामान खरीद के लेके जाते हैं, और वो लोग सोचते थे कैसे भी इसके व्यापार पे अपना कब्जा कर ले। जब चीन ने ब्रिटिश व्यापारी के हितों को नुकसान पहुंचाया तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया, चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 तक चला, इसको देख लेते हैं। 1839 में ब्रिटेन ने हांगकांग के पास समुद्री हमला किया और चीन का जो कमजोर नौसेना था, मतलब जो नाव या नदियों के माध्यम से लड़ाई होता था, समुद्रों के माध्यम से लड़ाई होता था, वो सेना चीन का कमजोर था, तो उसको पराजित कर दिया। ब्रिटिश सेना ने ग्वांगझोर और संघाई पर कब्जा कर लिया। 1842 में नानजिंग की संधि हस्ताक्षर हुआ चीन और ब्रिटेन के बीच में, जो चीन के लिए अपमानजनक था। इसके ऊपर जबरदस्ती कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। नाजिंग संधि के प्रमुख प्रावधान को देख लीजिए कि चीन ने हांगकांग ब्रिटेन, जो चीन था वो हांगकांग ब्रिटेन को सौंप दिया। यह 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद बना रहा। यहाँ पे 1997 तक ब्रिटिश का कब्जा रहा। 5 चीनी बंदरगाह और इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह थे ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिए गए। ब्रिटिश व्यापारियों को विशेष व्यापारिक सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा दी गई। चीन को ब्रिटेन को 21 मिलियन चांदी डॉलर का मुआवजा देना पड़ा। इस युद्ध के कारण 21 मिलियन चांदी डॉलर का मुआवजा चाइना को ब्रिटेन को देना पड़ा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ है 1856 से 1860 में। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन पर दूसरा हमला कर दिया, दूसरी बार हमला किया, क्योंकि वे और अधिक व्यापारिक और कूटनीतिक रियायतें चाहते थे। मतलब कि वहां पे वो चाहते थे कि इनको कोई रोके ना, कोई टोके ना, ये जो चाहे अपनी मनमर्जी से कर सकते। युद्ध के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने बीजिंग पर हमला कर दिया और सम्राट के ग्रीष्मकालीन महल को जला दिया। 1860 में बीजिंग संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे चीन और अधिक नुकसान हुआ। चीन को और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सेकेंड अफीम युद्ध था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। अब हम 34 प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा कहता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में चीन और जापान ने पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव का सामना कैसे किया। ये जो पश्चिमी शक्ति थी, फ्रांस हो जाए, ब्रिटेन हो जाए, ये जो इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, इनको अपने अंदर कंट्रोल में ले रहे थे, इससे सामना कैसे किया। तो चीन और जापान ने पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव को अलग अलग तरीकों से सामना किया। चीन ने शुरू में पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया, लेकिन जबरदस्ती अनुबंध संधियां थी उन दोनों के बीच में। 2 बार अफीम युद्ध के बीच में इनको अपमानजनक संधियों का सामना करना पड़ा था।
तो इसको स्वीकार करना पड़ा। इससे क्या हुआ, इसका आधुनिकीकरण धीमा और बाधित होता रहा। जापान ने पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार कर लिया और उसे अपनी शक्ति में बदला। उसने तेजी से आधुनिकीकरण किया और खुद को एक साम्राज्यवादी ताकत बना लिया, मतलब खुद को एक पावरफुल बना लिया। पश्चिमी के देशों से मिलके ही उसको कमजोर, अपने आप को फायदेमंद कर लिया। आगे की स्लाइड में देखते हैं चीन और जापान की रणनीतियों की अगर तुलना करें तो एक तरफ हमारे पास चीन है, दूसरी तरफ जापान है। पश्चिमी प्रभाव का प्रारंभिक प्रतिक्रिया जो है वो चीन में विरोध और संघर्ष के साथ था। अफीम युद्धों में हार था, विदेशी शक्तियों का दबदबा वहां पे बढ़ गया। जापान ने समझदारी से काम किया, पश्चिमी तकनीक और नीतियों को अपनाने की इच्छा जताई और खुद को डेवलप कर लिया। उसी के रणनीति से उसी को हरा दिया। आधुनिकीकरण के प्रयास में चीन धीमा रहा और इसके पास कई आंदोलन भी हुए जो विफल रहा। लेकिन ये जो जापान था वो तेजी से व्यापक निजी पुनर्स्थापना करके अपने आप को आधुनिकीकरण में ले गया। युद्धों की स्थिति में चीन जो था वो कमजोर हुआ। अफीम युद्ध, ताइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह में हार हुई। यहाँ पे रूस और चीन को हराकर ताकतवर बढ़ गया। जापान रूस और चीन को, यहाँ पे देखिए रूस और चीन को दोनों को हरा दिया और खुद को ताकतवर बना लिया, क्योंकि ये पश्चिमी देशों से मिलकर अपने आप को इतना ज्यादा मॉडर्न कर लिया था जिससे ये शक्तिशाली हो चुका था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रारंभिक विरोध और संघर्ष की अगर बात कर ले तो अफीम युद्धों में ब्रिटेन से हार चीन को जबरन नानजिंग संधि और बीजिंग संधि जैसी अपमानजनक संधियां माननी पड़ी। विदेशी व्यापारिक बंदरगाह खोले गए, हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया गया और लंबे समय तक ब्रिटेन का आधिपत्य हांगकांग पे बना रहा। प्रारंभिक संपर्क और आत्म सुधार की अगर बात करें तो 1853 में अमेरिकी नौसेना कमांडो टेरी जापान आया और व्यापार के लिए इनको मजबूर किया। किसको? जापान को। 1868 में मीजी पुनर्स्थापन के तहत जापान ने पूरी तरह आधुनिकीकरण कर लिया, खुद को मॉडर्न कर लिया। तेजी से पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण हुआ। शिक्षा प्रणाली, रेलवे, सैन्य प्रशासन, उद्योगों का विकास हुआ। पश्चिमी कानून प्रणाली और तकनीकों को अपनाया। 1889 में जापान ने नया संविधान लागू किया और संसद का निर्माण किया, संसद सिस्टम बनाया। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है सैन्य ताकत और विस्तारवाद। 1895 चीन को हराकर ताइवान पर कब्जा किया और सीनो जापानी युद्ध इसी को कहते हैं। 1905 में रूस को हराकर पश्चिमी शक्तियों के बराबर हो गया। कौन? ये छोटा सा देश जापान। रूसो जापानी युद्ध में 1910 में कोरिया को उपनिवेशवाद बना लिया, कोरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 1941 से 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, जापान ने एशिया पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा दिया, जिससे ये धीमा पड़ गया, स्थिर हो गया, क्योंकि इसको भी बाहरी नुकसानों का सामना करना पड़ा। अमेरिका तो कभी से कमजोर नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से जापान की ताकत बढ़ रही थी वो अलग अलग देशों को अपने कंट्रोल में ले रहा था, उपनिवेशवाद फैला रहा था। तो अमेरिका को लगा कि भाई अब ये ज्यादा उड़ रहा है, बम ही गिरा दिया। 2 प्रमुख शहर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया, परमाणु बम। उसके बाद जापान जो है वो ठंडा पड़ गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 कहता है आधुनिकीकरण के कारण चीन और जापान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में क्या परिवर्तन हुए। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने टेबल लगाया था, इसके लिए अगले स्लाइड में मैंने उसे ऐड किया है। सामाजिक परिवर्तन मैं पहले वाले स्लाइड में दिखा देता हूं आपको कि पहला वाला स्लाइड क्या कहता है कि हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए, आर्थिक परिवर्तन चाहिए और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में जानना। तो आगे की स्लाइड में आप सबसे पहले देख लीजिए सामाजिक परिवर्तन। अब मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में लेके चलता हूं जिसमें आपको आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और राजनीतिक संरचना मिलेगा। तो सबसे पहले आइए हम सामाजिक परिवर्तन को देख लेते हैं। परिवर्तन एक तरफ है, एक तरफ चीन है, एक तरफ जापान है। तो शिक्षा प्रणाली में चीन के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं? पारंपरिक कन्फ्यूशियस शिक्षा से आधुनिक पश्चिमी शिक्षा की ओर परिवर्तन देखने को मिला। कहां? चीन के अंदर। जापान में मीजी पुनर्स्थापना के दौरान अनिवार्य शिक्षा लागू की गई जो सबके लिए जरूरी था। सामाजिक वर्ग की अगर बात करें तो चीन के अंदर सामंती व्यवस्था कमजोर हुई, किसान और व्यापारी वर्ग नए बनकर उभरे। लेकिन जापान में समुदाय वर्ग समाप्त हुआ और एक समान नागरिक समाज बना, सबके लिए समान अधिकार। महिलाओं की स्थिति अगर हम चीन में देख लें तो 20वीं सदी में महिलाओं को अधिकार मिलने लगे और जापान में महिलाओं को शिक्षा और कार्य में अधिक अवसर मिले, चाइना से ज्यादा। शहरीकरण की बात कर लें तो चीन में औद्योगिकरण से शहरों का विकास हुआ और जापान में तेजी से बढ़ता शहरीकरण और पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव वहां पे देखने को मिला। तो ये सब हमारा सामाजिक परिवर्तन था। नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्थिक परिवर्तन देखते हैं जिसमें भी एक तरफ चीन और एक तरफ जापान है।
तो पहले औद्योगिकरण में हम देख लेते हैं आर्थिक परिवर्तन। तो चीन में धीमा और बाधित हुआ, कई बार तो अफीम युद्ध हो गया, कई सारे इसके ऊपर संधियां हो गई, अपमानजनक संधियां हो गई, $21 मिलियन का चांदी भी चुकाना पड़ा, इसलिए अर्थव्यवस्था थोड़ा सा कमजोर हो गया, धीमा और बाधित रहा। 1949 के बाद साम्यवादी सुधारों ने तेजी इसमें अंदर लाया। लेकिन जापान में तीव्र औद्योगिकरण हुआ, एशिया की पहली औद्योगिक शक्ति भी बन गया। कृषि सुधार की अगर बात कर लें तो साम्यवादी सरकार ने सामूहिक खेती लागू किया चीन के अंदर, लेकिन जापान में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, नए नए मशीनों का उपयोग हुआ। बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो चाइना में 1978 के बाद खुली अर्थव्यवस्था अपनाई गई और दूसरी तरफ जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक विकसित हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे राजनीतिक परिवर्तन के बारे में। राजनीतिक परिवर्तन में देख लीजिए, चीन के अंदर शासन प्रणाली की अगर बात कर लें तो सामंती शासन, गणराज 1911 और साम्यवादी सरकार 1949 तक। जापान में सामंती शासन, संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र 1947 से बरकरार है। विदेशी प्रभाव की बात करें तो चाइना में उपनिवेशवाद के प्रभाव से संघर्ष हुआ, अफीम युद्ध और संधियां हुई। जापान में पश्चिमीकरण को अपनाया और खुद का एक औपनिवेशिक शक्ति बना, मतलब खुद ही दूसरे देशों को अपने अंदर कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। सैन्य आधुनिकीकरण की बात कर लें तो 20वीं सदी में मजबूत सेना बनी चीन के अंदर, और जापान के अंदर भी 19वीं सदी में ही पश्चिमी सैन्य तकनीक अपनाया, बड़े नए टेक्नोलॉजी को अपनाकर बड़े खतरनाक वेपन्स को तैयार किया। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 हिस्ट्री, ये जो जितने भी 7 के 7 चैप्टर थे उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया वो सभी यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि ये तो तीसरा पार्ट था, तीसरे पार्ट में मैंने सभी प्रश्नों को एक साथ 3 चैप्टरों को एक चैप्टर एक्स्ट्रा करके इसे समाप्त कर दिया गया। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।